दोस्तों आज का जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करने वाले हैं कि जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है वो इतना लैग क्यों कर रहा है, उसमें रिटर्न क्यों नहीं बन रहा है। और उसमें अपन तीन चार चीज़ें आज के वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले कुछ टाइम से ये फंड दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड जो है इससे बेकार परफॉर्म क्यों कर रहा है। क्या ये फंड मैनेजर की गलती है या एयूएम बहुत बड़ा हो गया है, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज के अपन वीडियो में जानेंगे। और अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही वाले फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर के एयूएम है। अगर अपन 3 साल के चार्ट में भी जाएंगे तो एकदम फ्लैट इधर अपन को रिटर्न दिख रहा है। निफ्टी ने भी फ्लैट दिया है, पर जो स्मॉल कैप हो गया और जो मिड कैप इंडेक्स हो गया उसने कम से कम इससे तो अच्छे रिटर्न दिया है। वो बाकी जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड्स हैं वो इससे अच्छे रिटर्न क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, मैंने एमपी गवर्नमेंट के साथ काम किया है। मेरे को पिछले 8 साल से स्टॉक मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी इसमें एक्सपीरियंस है। और इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग म्यूचुअल फंड का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है एमपी का, तो पर उसके अलावा भी इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये फंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है पहली स्लाइड की अंडर परफॉर्मेंस क्यों है, फंड मैनेजर की गलती है, फंड का एयूएम बहुत बड़ा हो गया है, या फिर कोई और रीजन है। तो आज के वीडियो में अपन यही जानेंगे। तो अगर अपन देखेंगे तो ये ग्रो से डेटा लिया हुआ है। तो ग्रो में जो हम लोग को डेटा मिला उसमें ये था कि जो बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसका ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न है। आईटीआई का 9.54 है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 2.58 है। अब इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये दोनों फंड्स जो हैं, इनका जो फंड साइज वो बहुत ही छोटा है। तो इसमें आप देखेंगे 2,500 करोड़ का है, ये 1,400 करोड़ का है। ये वाले जो दो फंड है ये आपको सबसे बड़े दिखेंगे। पर मेरा यही इसमें क्वेश्चन है कि पराग पारिक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से क्यों बेकार परफॉर्म कर रहा है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने लग गए, जहाँ तक मैंने देखा मेरे भी क्लाइंट्स हैं। तो मैं तो दोनों में ही पैसा डलवाता हूँ उनका। पर ये है कि बहुत सारे लोग अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में स्विच कर रहे हैं। तो यही अपन का आज क्वेश्चन रहेगा कि पराग पारिक को आपको होल्ड करना चाहिए, डबल डाउन करना चाहिए, कि इसमें से आपको अपनी होल्डिंग्स कट करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो जो रीजन है वो यही है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग डजंट वर्क एवरी ईयर। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब ये कैपिटल स्टॉक्स में, डिफेंस में रैली आती है, अब जैसे आप एमटार का देखेंगे, तो अगर मैं आपको एमटार का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, तो इसने अभी पिछले टाइम पे अच्छा रिटर्न दिया एमटार टेक ने। तो उसमें शायद से ये अभी स्क्रीनर काम नहीं कर रहा है। तो जो एमटा टेक की वो है वैल्यूएशन है वो काफी हाई है, मतलब वो आपको ऑलमोस्ट 100-150 भी पहुंच गई थी बीच में। तो उसमें क्या होता है कि पर बाकी जो वैल्यू स्टॉक्स थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पर ये मोमेंटम स्टॉक था तो इसने परफॉर्म किया। तो जो पिछले 1-2 साल से अगर अपन देख रहे हैं कि रैली थोड़े सिलेक्टेड सेक्टर्स में भी आ रही है, जैसे फार्मा में भी आई पर उतनी नहीं आई। तो जो सेक्टर्स में रैली आ रही है उनकी वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, मतलब या तो जस्टिफाइड ही नहीं है या 50-60 के ऊपर भी है। तो पीपीएफएस की जो फिलोसफी है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। तो क्या हो रहा है कि पिछले 1-2 साल से मोमेंटम स्टॉक्स चल रहे हैं पर वैल्यू स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे इधर पे लिखा हुआ है, द लास्ट 2-3 years हैव बीन ड्रिवन बाय मोमेंटम। तो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनका रिटर्न बिल्कुल नहीं बन रहा है ना, और जो मोमेंटम की तरफ जा रहे हैं उनका रिटर्न अच्छा बन रहा है। तो पहला रीजन तो मुझे ये लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिछले 1-2 साल से जो रिटर्न रहा है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से लैकलस्टर रहा है। दूसरा ये रहेगा कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का एयूएम हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर आपका एयूएम कम है ना, तो आपका मान लीजिए कि जैसे अगर अपन को भी अपन ने इधर पे देखा कि जो ये बैंक ऑफ इंडिया और आईटीआई है, तो इनका फंड साइज ही बहुत कम है। तो ये क्या करेंगे कि 10%, 5% भी अगर एक ही स्टॉक में इनने डाल दिया तो वो ऊपर चला गया। मान लीजिए कि अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक मिला, वो कंपनी 3-4 हजार करोड़ की है, तो उसमें इन लोग ने 5% या 4% एलोकेट कर लिया। पर पीपीएफएस के साथ प्रॉब्लम क्या, फ्लेक्सी कैप वाले के साथ, इनका एयूएम इतना बड़ा हो गया है कि ये वाली कंपनी में अगर शेयर लेंगे, मान लीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए इनने डाले, तो वो कुछ वो उधर से डबल भी हो जाएगा। वैसे डबल तो नहीं होता इतनी आसानी से, अगर डबल भी हो जाएगा तो इनकी पोर्टफोलियो पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज है कि जब एयूएम बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो ये ऑलमोस्ट एक इंडेक्स फंड जैसे ही काम करने लगता है। तो इनके साथ दूसरा इशू ये है कि ये लोग क्या है कि अब थोड़ा इंडेक्स फंड वाले रिटर्न पे जा चुके हैं। पहले अपन ने देखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर एयूएम हो गया, तो थोड़ा ड्रैग आ रहा है इनके ऊपर भी। तो वही आपको भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी देखने मिलेगा कि इनका एयूएम भी अब क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग इधर से शिफ्ट होकर इधर पे आ जाएंगे और दोनों का एयूएम 125-130 के अराउंड हो जाएगा।
तो ये चीज़ इसमें भी होने वाली है। तो मैंने एक सोचा भी था म्यूचुअल फंड पे एक सीरीज़ बनाऊँगा कि आपको आगे कौन से म्यूचुअल फंड्स चलेंगे, वो अपन को कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है, उसमें कैसे पोज़ीशन बनानी है, तो उसपे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो जो अपना तीसरा पॉइंट है कि हाई कैश एलोकेशन। तो क्या होता है ना कि इनकी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप अभी स्टॉक्स उतने मतलब मिल तो रहे हैं पर उसमें रिटर्न नहीं है। अब क्या होता है कि 1-2 साल हो चुके हैं, फंड मैनेजर्स को भी कहीं न कहीं तो एलोकेट करना पड़ता है। तो इन लोग ने कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब बॉन्ड्स में भी डाल के रखा है पैसा, ट्रिप्स में पैसा डाला हुआ है। तो मतलब 15% तक इनने अपनी कैश होल्डिंग बना ली थी। ये मेरे ख्याल से 1 आध महीने पुराना डेटा है ये। तो आप समझिए कि अगर पोर्टफोलियो को 15% ही उसमें मतलब कैश में रखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही क्योंकि मोमेंटम स्टॉक चल रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन बहुत मतलब उतनी अच्छी नहीं रहती है, बहुत हाई रहती है, तो ये लोग उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरे को लग रहा है कि इनके साथ एक ये भी इशू आ रहा है कि इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रही है। और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो ये पैसा नहीं डाल पा रहे क्योंकि जो सेबी और आरबीआई ने कुछ लिमिट्स लगा रखी है कि आप सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा ही आप बाहर लगा सकते हैं। तो इन लोग का क्या है, पहले डाइवर्सिफिकेशन अच्छा था, मतलब एप्पल हो गया, गूगल हो गया, तो इसमें इन लोगों की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 20% तक की भी गई थी मेरे को जहां तक याद है। पर फिर जैसे ही रेगुलेशन आया तो इनको ट्रिम डाउन करके बहुत नीचे लेके आना पड़ा। तो इनके साथ ये है कि इनको दिख रहा है कि इंडिया में वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं है, पर हमें 25-30 की पीई में गूगल एप्पल मिल रहा है, पर तब भी ये उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज है कि इन लोग का जो एक ड्रैग आ रहा है कि जो 1-2% जो और अल्फा अच्छे से जनरेट कर सकते हैं लोग बाहर के मार्केट से, वो नहीं कर पा रहे। तो एक पॉइंट ये भी है। फिर जो मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट है कि लेस एक्सपोजर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये वाला पॉइंट और जो ये वाला पॉइंट है ये कनेक्टेड है कि सॉरी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है कि ये लोग स्मॉल कैप में उतना एक्सपोजर ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका जो फंड साइज है वो बहुत बड़ा हो चुका है। अब मुझे एक चीज और लगती है कि इनको कम से कम मिड कैप में एक्सपोजर अपना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर अपन इधर डेटा देखेंगे कि लार्ज कैप में 93% है, मिड कैप में 2% है और 3% स्मॉल कैप में। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में आपको 5% तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं तो कोई नहीं होता कि राजीव सर को बताऊं कि आपको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ये है कि अगर आप ये जो मेरे ख्याल से 6-7% है, इसको अगर आप 12-13 या 14% तक लेके जा पाए, जो कैश होल्डिंग है उसको आप मिड कैप में ही डिप्लॉय कर, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लास्ट पॉइंट था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर है वो काफी कम है। निफ्टी 50 उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। फिर जो आखिरी चीज अपन डिस्कस करेंगे कि आप देख ही रहे हैं, मैंने कुछ चार्ट्स लगाए फैक्ट शीट से इनका निकाला हुआ है कि इधर पे अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रिटर्न, एकदम कोई भी रिटर्न नहीं बना है पिछले 2 साल में तो मेरे ख्याल से। और ये लार्ज कैप में इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। और जो अगर अगर आप देखेंगे भी ना लार्ज कैप में, तो सबसे ज्यादा जो कम रिटर्न आया है, जो ड्रैग आया है, वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी पे आया है। मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर है और टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसी पे आया, और इन लोग का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 67% 57% इधर ही इन्वेस्टेड है। तो ये भी एक चीज है। और अगर आप इधर पे देखेंगे फैक्ट शीट से मैंने निकाला था कि 15% इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे है। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से मुझे नेगेटिव पॉइंट ज्यादा दिख रहे हैं। तो पर्सनली मैंने भी अपने क्लाइंट्स को बोला है कि इसमें आप मतलब एसआईपी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा फंड है। राजीव सर से अच्छे मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो इनसे अच्छे मैंने मैनेजर नहीं देखे हैं। पर ये कि अगर आप मान लीजिए कि 10,000 की एसआईपी करते तो आप उसको 6,000 कर सकते हैं, 4,000 आप एचडीएफसी में एलोकेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो अपन कंक्लूजन में यही देखेंगे कि अगर आपको डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल इन पे भरोसा करना चाहिए कि ये टेम्परेरी अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये आपका एग्जिट करने का रीजन नहीं बनना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपका पैसा बढ़ा हुआ है तो उसको कंपाउंड होने दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट महीने की एसआईपी अगर मान लीजिए आपकी 10,000 की है, तो उसमें से आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा एलोकेट आप दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं, या फिर मिड कैप भी काफी अच्छे लग रहे हैं, उस पर अगले वीडियो में बनाऊंगा। फिर बट इफ योर एक्सपेक्टेशन वाज टू ऑलवेज बीट एवरी फ्लेक्सी कैप फंड एवरी ईयर, देन परहैप्स योर एक्सपेक्टेशन नीड एडजस्टमेंट, नॉट नेसेसरीली द फंड। यही चीज मैंने बोली कि अगर आपको एकदम ही बीट नहीं करना है, मतलब आपको नॉर्मली रिटर्न चाहिए, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि इनकी इंटेग्रिटी या फिर कोई स्ट्रैटेजी पे इधर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, पर ये है कि अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो भी ये वाले मार्केट में काम नहीं कर रही है। कुछ भरोसा नहीं है अगले 1-2 महीने में ये फिर जैसी मार्केट अच्छा परफॉर्म करे तो वैल्यू स्टॉक्स बढ़ने लगे, मोमेंटम वाले नीचे गिर जाए, तो ये चीज है। तो इसमें जो मेरा यही टेक रहेगा कि आपको जो
ये वाला फंड है, इसमें आप थोड़ा सा एलोकेशन काट सकते हैं। आप एचडीएफसी में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको मिड कैप स्पेस में जाना चाहिए। वो मेरे को ज़्यादा इधर पे अच्छा लग रहा है। उधर पे मेरे को वैल्यू भी दिख रही है, मोमेंटम भी दिख रहा है। तो ये चीज़ है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।